वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशीन आज फिर आप सभी के बीच में एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आप डेली यूज में, जिसको आप काफ़ी बार यूज़ करते हैं। आप अपने कोई भी आपको एग्रीमेंट करना होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो आप स्टैम्प पेपर को यूज़ करते हैं। लेकिन शायद 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि जो एग्रीमेंट वो बनवा रहे हैं, जिस स्टैम्प पेपर पे बनवा रहे हैं, क्या वो स्टैम्प पेपर असली है या नकली है। आज इसी टॉपिक पे इतने मुझसे क्वेरीज थी इंस्टाग्राम पे कि मैम आप एडवाइस देते हैं कि जब भी आप कोई एफिडेविट बनवाते हैं प्लीज़ उसे स्टैम्प पेपर पर रजिस्टर्ड जरूर करवाएं, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है तो उसे स्टैम्प पेपर पर जरूर लीजिए ताकि उसकी जो लीगल वैल्यू है वो बढ़ जाए। लेकिन मैम ये कैसे पता चले कि जो स्टैम्प हम यूज़ कर रहे हैं वो असली है या नकली है। तो इन्हीं डाउट्स को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि प्लीज़ एक कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज आपको पहले कैटेगराइज करूंगी कि क्या क्या मैं बताने वाली हूं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए ताकि बाद में जब आप एक शॉर्ट नोट पढ़े तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो ये जो सजेशंस है स्टैम्प पेपर को लेके, जैसा कि आपको पता है मैं अपने हर वीडियो में किसी ना किसी व्यूवर्स का सजेशन लेके आती हूँ। तो इस टॉपिक में जो सजेशन थे वो यूट्यूब से मैंने पिक करे हैं और ज़्यादातर जो है वो इंस्टाग्राम मेरी आईडी से पिक करे हैं। अगर आप भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने कम्युनिकेशन लिंक दिए, जल्दी से जाइए और मुझे ज्वाइन कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टैम्प पेपर होता क्या है, इसको कहाँ से लिया जा सकता है, इसकी वैलिडिटी क्या है, और सबसे बड़ी बात कि ये दिखता कैसे है और मिलता कैसे है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कोई भी स्टैम्प पेपर जब आप लेते हैं, किसी भी वैलिड डॉक्यूमेंट, जिस भी डॉक्यूमेंट को हम वैलिड करवाना चाहते हैं उसके लिए उस डॉक्यूमेंट को हम स्टैम्प पेपर के थ्रू रजिस्टर्ड करवाते हैं। दैट मीन्स आपने कोई स्टैम्प पेपर लिया, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो स्टैम्प पेपर असली है या नकली है। अगर आपको अब्दुल करीम त्यागी का नाम पता है, जिसपे वेब सीरीज भी है, आई होप मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इससे भली भांति उनको पता होगा इस नाम का। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि स्टैम्प पेपर से रिलेटेड सबसे बड़ा जो स्कैम हुआ था, ये ऐसा स्कैम था जिसमें ऑल इंडिया ये जो नकली स्टैम्प पेपर्स थे इतनी ज़्यादा तादाद में फैल चुके थे कि जिसके भी हाथ में स्टैम्प पेपर्स आता था उसको नहीं पता चलता था कि वो असली है या नकली है, क्योंकि करीम त्यागी ने इतने हाई लेवल पे ये स्कैम किया कि इतने सारे उन्होंने नकली स्टैम्प पेपर्स को ऑल इंडिया रोटेट कर दिया। और ये जो स्कैम था इसको पनिशेबल भी बनाया गया आईपीसी की सेक्शन 255 में। अगर आप मेरी वीडियो 1 अप्रैल 2024 के बाद देख रहे हैं तो अब नए कानून में इसको पनिशेबल बनाया गया है सेक्शन 178 में। और मैं आपको बता दूं कि अब्दुल त्यागी को भी 10 साल की पनिशमेंट मिली थी और इस प्रोविजन में भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की पनिशमेंट है एंड फाइन, मतलब कि पनिशमेंट तो मिलेगी ही, साथ में आपको फाइन भी देना पड़ेगा। तो उन पे भी लाखों का फाइन इम्पोज किया गया था कोर्ट के द्वारा। अब चलते हैं, हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टैम्प पेपर होता क्या है। देखिए, स्टैम्प पेपर एक सरकारी कागज होता है। अब ये सरकारी कागज है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से इसे इशू किया जाता है। दैट मीन्स ये एक नोट की तरह ही दिखने वाला कागज होता है और इसके ऊपर एक अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड होता है। दैट मीन्स एक टिकट प्रिस्क्राइब्ड होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखा भी देती हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, जो स्टैम्प पेपर्स होते हैं, आप जिनमें से व्यूवर्स ने यूज भी किए होंगे तो उनको तो पता होगा कि स्टैम्प पेपर क्या होता है। देखिए, ये इस तरह के होते हैं स्टैम्प पेपर्स। अब आप बोलेंगे कि मैम आप दो क्यों दिखा रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो स्टैम्प पेपर्स है वो 2 टाइप्स के स्टैम्प पेपर होते हैं। किसी भी लीगल ट्रांजेक्शन को करने के लिए जब आप कोई भी स्टैम्प पेपर यूज करते हैं तो वो होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। मतलब कि आपने कोई भी एग्रीमेंट बनवाया, आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई भी आपने प्रॉपर्टी डीड की है, उन सब में जो स्टैम्प पेपर यूज होता है वो होता है नॉन जुडिशियल। और अगर आप कोई केस सूट फाइल करना चाहते हैं कोर्ट में, दैट मीन्स सिविल मैटर में, जब हम कोर्ट फीस हमें देनी होती है तो हम जुडिशियल स्टैम्प पेपर के थ्रू उनको पे करते हैं। तो ये इस तरीके का होता है जो मैंने सेकंड आपको दिखाया। देखिए, इसके ऊपर लिखा भी होता है इंडियन कोर्ट फीस। दैट मीन्स ये सिर्फ इसके थ्रू हम कोर्ट की फीस को पे करते हैं, मतलब कि
कोई भी सूट हमें इंस्टीट्यूट करना होता है तो वहाँ पे एक अमाउंट होता है, वो अमाउंट हमें पे करना होता है, और वो जो अमाउंट हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पे करते हैं इन्हीं स्टैम्प पेपर के थ्रू हम पे करते हैं। दैट मीन्स ये एक ऐसा सरकारी कागज है जिसके थ्रू हम स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टैम्प पेपर होता क्या। अब सेकेंड चीज मैं आपको बताती हूँ कि ये मिलता कहाँ से है। जितने भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, जितने भी स्टेट के होते हैं, वहाँ पे स्टैम्प पेपर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वेंडर्स होते हैं। अब ये वेंडर होते हैं, ये गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं। दैट मीन इनको गवर्नमेंट ही ऑथोराइज करती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस उन्हें दे दिया जाता है कि सिर्फ यहीं से स्टैम्प पेपर मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि स्टैम्प पेपर इजीली कहीं पे नहीं मिल सकते हैं, ना मिलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, स्टैम्प पेपर सिर्फ आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स से ही मिलेंगे, और वो भी जो वेंडर हैं उन्हीं के पास से मिलेंगे। और जो वेंडर है उनके भी अपने पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर, सील नंबर, प्रॉपर एड्रेस, सब कुछ उनका रेवेन्यू पोर्टल पर अवेलेबल रहता है। तो आप जब भी अपना स्टैम्प पेपर लेते हैं, आप ध्यान दीजिए, स्टैम्प पेपर के पीछे की तरफ वो एक सील मार के आपको देते हैं, और इस सील में वो अपनी सारी डिटेल्स भी फिल करते हैं। तो आप उन डिटेल से उस स्टेट के जो रेवेन्यू पोर्टल है, जितने भी वेंडर्स गवर्नमेंट ने उस साल में इश्यू किए हैं, उनकी डिटेल से मैच करके ये देख सकते हैं कि ये वेंडर जो है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि स्टैम्प पेपर मिलते कहाँ हैं। दैट मीन्स कहीं से, किसी भी शॉप से आप स्टैम्प पेपर नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ आपको कोर्ट कॉम्प्लेक्स से ही मिलते हैं। अब सेकंड चीज कि इनका यूज कहाँ होता है। आपके माइंड में आता होगा कि चलो स्टैम्प पेपर तो ले लिया, लेकिन अब इसका यूज कैसे करें। तो मैं आपको ये बता दूं कि हर एक स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर एक स्टैम्प पेपर की वैल्यू डिसाइड करता है। हर स्टेट में अलग अलग वैल्यू होती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर आपको कोई भी एग्रीमेंट बनवाना है, रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, तो रेंट एग्रीमेंट की वैल्यू जो है 500 रुपये डिसाइड कर दी गई है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि 500 से क्या होता है मैम, 100 वाले पे भी बनवा लेते हैं, और काफ़ी सारे लोग 100 के एग्रीमेंट पे बनवाते भी हैं। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से जो अमाउंट, जो फीस उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड की है, अगर आप पर्टिकुलर फीस के स्टैम्प पेपर पर अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं है। दैट मीन्स कोई लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने जो अमाउंट एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, आपने उसके अकॉर्डिंग तो स्टैम्प पेपर लिया ही नहीं। जैसे रेंट एग्रीमेंट का मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि एग्रीमेंट 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर वैलिड है, आपने अब उसको बनवा लिया 100 रुपए पे, तो बाद में आप उस एग्रीमेंट और स्टैम्प पेपर के बेस पे आप किसी भी चीज को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि एग्रीमेंट की जो वैल्यू है वो 50 रुपये रखी गई है, सॉरी एफिडेविट की जो वैल्यू है वो 50 रुपये रखी गई है। इसी तरह से अगर आपको कोई पार्टनरशिप डीड करवानी है तो उसकी वैल्यू 2000 रुपये का स्टैम्प पेपर है। अगर आपको कोई एग्रीमेंट करवाना है तो 500 रुपये का है। और इसी तरीके से आप अगर कोई प्रॉपर्टी की डीड करवाना चाहते हैं तो उसकी भी वैल्यू डिफाइन की गई है 3000 रुपये। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट की किस स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किस स्टैम्प पेपर की वैल्यू कितनी रखी है, तो आपको उसी अमाउंट के साथ स्टैम्प पेपर को परचेज करना पड़ेगा अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू रखना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्टैम्प पेपर जो होता है वो एक तरह से नोट ही होता है। बस ये जो है सरकारी नोट होते हैं, दैट मीन्स सरकारी पेपर होते हैं। सेम इसमें भी वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड होती है, और जो हमारी करेंसी है उसमें भी वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड होती है। इसके थ्रू हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को पे करते हैं, और वो जो करेंसी है वो हमारी रोटेशन में रहती है। आपने यूज किया, आपने किसी और को दिया एज ए कंसिडरेशन, उसने किसी और को दिया, लेकिन स्टैम्प पेपर सिर्फ एक ही बार यूज होता है। दैट मीन्स अगर आपने 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लिया है तो आप उसकी 100 रुपये वैल्यू दे के स्टैम्प पेपर लेंगे और अपने पास रखेंगे, वो रोटेशन में नहीं जाएगा। सेम इसी तरह इसमें भी एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए इसके यहाँ साइड में एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है, नोट में भी सिक्योरिटी थ्रेड होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, जो इसमें अमाउंट होता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जाता है डायरेक्टली। हमें अगर कोई चीज कोर्ट फीस पे करनी है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, कोई भी अगर रिकवरी फॉर सूट
आपने सुना होगा एक मनी रिकवरी का हम सूट फाइल करते हैं, किसी से हमने पैसा लेना है, वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पास लीगल रेमेडी है कि हम एक रिकवरी फॉर मनी का सूट फाइल करते हैं। उसमें जो कंडीशन है कि आपको इतना अमाउंट पहले कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है। ये सिविल सूट्स के नेचर है कि आपको पहले जमा करवाना पड़ेगा, तभी आपकी जो प्रोसीडिंग है आगे चलेगी। और ये इसलिए रखा जाता है कि ताकि कोर्ट का टाइम वेस्ट ना करें, लोग कोर्ट को मिसलीडिंग ना करें, तो इसलिए वहां पे एक अमाउंट आपको पहले देना होता है। और इस अमाउंट को आप कैश में कोर्ट में नहीं दे सकते, आपको स्टैम्प पेपर के थ्रू कोर्ट फीस देनी होती है। तो ये काइंड ऑफ मनी ही होती है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाती है। और जितना इम्पोर्टेंट एक स्टैम्प पेपर पब्लिक के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट उस स्टेट की गवर्नमेंट के लिए भी है, क्योंकि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो स्टैम्प पेपर से करती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्टैम्प पेपर के साथ एक रसीदी टिकट भी होती है, डाक टिकट जिसको बोलते हैं। ये भी सेम 2 टाइप की होती है। आप कोर्ट फीस में भी इसको पे कर सकते हैं और रेवेन्यू में भी। अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, इस तरीके की ये टिकट होती है। ये कोर्ट फीस की टिकट है। जैसा कि अगर आप इस पे देख पा रहे हैं तो इस पे कोर्ट फीस लिखी हुई है। और सेम इसी तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती है। जो भी हम कोई अदर ट्रांजेक्शन करते हैं, लीगल ट्रांजेक्शन, तो वहां पे हमें लगाना पड़ता है। जैसे हम कोई डाक पोस्ट करते हैं तो वहां पे भी 10 रुपए की टिकट लगती है और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की लगती है। लेकिन जब हम कोर्ट में किसी ऑर्डर की कॉपी अप्लाई करते हैं या फिर कोई भी, या फिर हम अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी भी अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी ये टिकट लगाई जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी आप स्टैम्प पेपर के थ्रू किसी को देना चाहते हैं तो उसका भी अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड किया गया है 2000। दैट मीन्स अगर 2000 से कम के स्टैम्प पेपर पर आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है। बाद में उस प्रॉपर्टी पे कब्जा भी किया जा सकता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि प्लीज स्टैम्प पेपर लेने से पहले किसी अपने लीगल एडवाइजर से सजेशन ले लें कि कितने वैल्यू का स्टैम्प पेपर लेना है और उसको उसके बाद कैसे प्रोसीड करना है, ताकि उसकी जो लीगल वैल्यू है वो बनी रहे। उसके बाद हम आजकल जो देखा जाता है, मैं आपको बताऊं कि जो स्टैम्प पेपर है, 500 से ज्यादा के स्टैम्प पेपर अगर आपको लेने हैं तो ई स्टैम्प पेपर आजकल चलन में है। ज़्यादातर ई स्टैम्प पेपर जो हमारा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है उसमें यूज़ होता है, क्योंकि कोर्ट में तो हमें कोर्ट फीस देनी ही होती है, तो वो हमें स्टैम्प पेपर के थ्रू ही देनी पड़ती है। उसमें फिर जो अमाउंट होता है 25,000, 30,000, 50,000, उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प पेपर इश्यू किए जाते हैं। अब आपको ये पता लगना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टैम्प पेपर है उसका यूज़ किन किन पर्पज से यूज़ किया जा सकता है। देखो, मैं आपको बताती हूँ। एफिडेविट में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप एग्रीमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं, आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई फर्म आपने बनाई है, उसमें पार्टनरशिप आपने की है। उसके बाद आपने कोई प्रॉपर्टी डीड की है, सेल डीड की है, परचेज डीड की है, या फिर आपने कोई भी टाइम बॉन्ड बनाया है, या फिर आपने कोई भी वैलिडिटी बॉन्ड बनाया है, या फिर आपने शपथ पत्र दिया है, या फिर आपने डिक्लेरेशन दी है, एक्सेट्रा। इन सभी चीजों में स्टैम्प पेपर यूज होता है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक वीडियो क्लियर हो गया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, क्योंकि आजकल नॉर्मल पब्लिक में अपने राइट्स को लेके बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। उनको नहीं पता होता कि सामने वाला जो उनको स्टैम्प पेपर दे रहा है कि वो असली है या नकली है। आप उनको पैसे देंगे और स्टैम्प पेपर ले आएंगे। और एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब भी आप स्टैम्प पेपर लेना जाते हैं, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है, आपसे मांगे जाते हैं 150 रुपीज। 10 रुपए का स्टैम्प पेपर है, आपसे मांगे जाते हैं 50 रुपए। तो मैं आपको ये बता दूं, स्टैम्प पेपर एक्ट के कहीं भी ये प्रोविजन नहीं है कि स्टैम्प पेपर से ज्यादा का अमाउंट आपसे लिया जाए। वेंडर का कमीशन भी उसी स्टैम्प पेपर के अमाउंट में होता है। तो प्लीज आप नेक्स्ट टाइम जब भी किसी से स्टैम्प पेपर लें, उनको एक्स्ट्रा पैसे मत दें। अगर वो मांगे तो उनको बोलिए कि ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकते हैं आप, अगर 100 का है तो आप उसे 100 ही दीजिए। अगर वो वेंडर नहीं दे रहा है तो आप दूसरे के पास चले जाइए, क्योंकि आपके पास राइट है। जहां पे आपके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप उन्हीं से स्टैम्प पेपर ले। और अगर वो फिर भी ज्यादा आपसे मांग रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आप उनकी कंप्लेंट करें। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी भी स्टैम्प पेपर की वैल्यू से ज्यादा अमाउंट अगर कोई वेंडर ले रहा है तो ये इलीगल है। अब हम आते हैं वैलिडिटी ऑफ स्टैम्प पेपर पे। बहुत सारे व्यूवर्स का मुझसे क्वेश्चन ये था कि मैडम,
एक बार जब स्टैम्प पेपर ले लिया जाता है तो उसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक रहती है, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं से सुना होगा कि या तो 6 महीने तक वैलिड रहते हैं या 3 साल तक। तो मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करती हूँ कि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी को चैलेंज करता हो। आप एक बार स्टैम्प पेपर लेते हैं, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहती है। हाँ, सेक्शन 54 ये कहता है स्टैम्प पेपर एक्ट का कि एक बार अगर आप स्टैम्प पेपर ले लेते हैं और उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर अगर आपको लगता है कि ये स्टैम्प पेपर अब आपके यूज का नहीं है, तो आप सेम वेंडर को जाके रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे तो वेंडर उसका 10% डिटेक्ट करके बाकी रिमेनिंग अमाउंट उसको देना होगा, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल करनी थी या फिर परचेज करनी थी, आपका एग्रीमेंट हुआ, आपने नियर अबाउट 2 लाख या 1 लाख के आपने स्टैंप ले भी लिए हैं स्टैम्प पेपर, लेकिन बाद में वो जो डील है वो कैंसिल हो गई है। अब 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, तो वो स्टैम्प पेपर खराब नहीं हुए हैं, वो पूरी लाइफ टाइम आप उसको कभी भी कैसे भी किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टैम्प पेपर लेने जाते हैं तो जो वेंडर होता है उसके रजिस्टर में प्रॉपर डेट, डिटेल्स, आपका एड्रेस, आप किस पर्पज से ले रहे हैं, आप किसके लिए ले रहे हैं, सारी डिटेल्स को अच्छे से चेक करिए, उसके बाद ही अपनी रिसीविंग दीजिए। क्योंकि स्टैम्प पेपर से रिलेटेड बहुत बड़े फ्रॉड चल रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको किस टाइम किसी और के नाम का इश्यू किया हुआ स्टैम्प पेपर, नकली स्टैम्प पेपर इश्यू करके आपको दे दिया जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है कि आपको नकली और असली स्टैम्प पेपर का पता कैसे चले। देखिए, सबसे पहली बात तो कभी भी बैक डेट का स्टैम्प पेपर मत लीजिए। कहीं से फटा हुआ है, कहीं से पुराना है, कहीं पे कोई दाग लगा हुआ है, वो स्टैम्प पेपर कभी भी मत लीजिए, उनकी कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है। सेम डे जिस दिन आप ले रहे हैं, सेम डेट का आप स्टैम्प पेपर लें, उसके बाद वो लाइफ टाइम कभी भी वैलिड हो सकता है। और फिर भी अगर आप अपने पोजीशन में रख रहे हैं तो उसको प्रॉपर एक एनवलप में रखें ताकि वो भी कटे फटे ना, क्योंकि एक बार अगर पेपर कहीं से फट जाता है स्टैम्प पेपर तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। अब सेकंड चीज कि अगर कोई आपको किसी शॉप से आपको स्टैम्प पेपर मिल रहे हैं और स्टैम्प पेपर है 100 रुपए का, अगर वो कह रहा है कि मैं आपको 80 में दे देता हूँ, तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट, दैट मीन्स नकली स्टैम्प पेपर मिल रहे हैं। आप वहां से स्टैम्प पेपर बिल्कुल मत लीजिए। और अगर आपकी नॉलेज में है ऐसा कोई पर्सन जो कम रेट में स्टैम्प पेपर दे रहा है, तो आप उसकी कंप्लेंट अपने एरिया के मजिस्ट्रेट से या फिर एसडीएम को जाके कर सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल है। और मैंने आपको बताया जैसे आईपीसी में इसको पनिशेबल भी बनाया गया है और 10 साल तक का इसमें सजा का प्रोविजन भी है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मैम स्टैम्प पेपर क्या होता है, कैसे होता है, कैसा मिलता है। मैंने सारा आज इस वीडियो में आपको बताया है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बने रहिए, इसी तरह के ट्रेंडिंग टॉपिक्स मैं लेके आपके बीच में आती रहूँगी लीगल अवेयरनेस को लेके, क्योंकि आज के टाइम में देखा गया है कि लोगों में लीगल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने राइट्स की वॉयलेशन अपने आंखों के सामने देखते हैं और उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आज के टाइम में आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आपको अपने राइट्स के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।